हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सेंसस 2021 के बारे में। और साथ ही साथ मैं 2021 नहीं, मैं इससे पहले जितने भी सेंससेस हुए हैं उन सभी के बारे में मैं छोटा छोटा डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं इस सेंसस के बैकग्राउंड पे भी ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे यूपीएससी में ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं कि सेंसस को, मतलब कि हिंदी में बोले तो जनगणना को आयोजित कौन करता है। तो जो है तो हमारी जनगणना जो है तो मतलब कि 1948 की भारतीय जनगणना अधिनियम, ठीक है, जो 1948 का एक एक्ट था उसके हिसाब से जो है तो आयोजित की जाती है, ठीक है। और यह गृह मंत्रालय के तहत जो मतलब कि होम मिनिस्ट्री के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो पिछली जनगणना जो जो 2011 में हुई थी, ठीक है, अब जो 2021 में होगी, ठीक है, ये आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है। जनगणना 2011 की बात कर लेते हैं। जो जनगणना 2011 था वह 1872 में जो जनगणना हुई थी, जिसे ज़्यादातर लोग जो तो पहली जनगणना मानते हैं, लेकिन उस 1872 से भी पहले 1830 में एक जनगणना हुई थी, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग जो तो 1872 को ही लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसको जो तो पहली जनगणना मानते हैं। तो उस समय जो जो 1872 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद से जो 2011 में जनगणना हुई वह देश की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। अगर हम इसे आज़ादी के बाद से देख लें तो आज़ादी के बाद से जो है 7वीं जनगणना थी। जनगणना में भी 2 चरणें आयोजित की गई थी, ठीक है, एक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। ये क्या होते हैं, ये एक एक लाइन दो लाइन मुझे आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपको भी हमेशा याद रहेगा, और जो जिनको नहीं पता होगा वो सबसे पहले कमेंट ही चेक करते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि जनसंख्या की गणना कैसे होती है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जनगणना, मतलब कि अब हम बात कर लेते हैं जनगणना की बैकग्राउंड की, ठीक है। तो जनगणना का जो बैकग्राउंड है वो बहुत पुराना है, ठीक है। सभी राजा महाराजा जो है तो अपने राज्य में ना जनसंख्या की गणना जरूर करवाते थे। इससे क्या पता चलता था कि उनका राज्य में सब सही चल रहा है नहीं, कितने लोग हैं, कितने लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से अत्यंत ऊपर है, मतलब बहुत अमीर है, किन लोगों के पास जो है खाना पीना अच्छे से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, कौन से लोग हाशिए पर हैं। इन सब की जानकारी हम तभी ना लगाएंगे जब जनगणना होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं जैसे कि ऋग्वेद से, ठीक है। जनसंख्या का जो पहला साक्ष्य है वो ऋग्वेद से पता चलता है। यह जो 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी प्रकार की जनसंख्या गणना को बनाए रखा गया था। मतलब कि वैदिक काल का जो ये उत्तर वैदिक काल हो गया कि पूर्व वैदिक काल। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि ये 800 से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है ये वैदिक काल में कौन से टाइम पीरियड का आता है। वैदिक काल का 2 भागों में बांटा गया था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि जनसंख्या के और जो अर्थशास्त्र में जो लिखा गया है, अर्थशास्त्र जो है तो कौटिल्य मतलब चाणक्य ने लिखा था। और ये कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक मतलब कि प्रधान सेना मतलब कि उनके गुरु थे, आप लोगों को पता ही होगा इतिहास में। तो इनके आंकड़ों को जो है तो संग्रहित किया गया था, मतलब कि जनसंख्या के बारे में अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र जो है तो राजनीति की बुक है, ठीक है। अर्थशास्त्र भले इसमें अर्थशास्त्र लिखा तो आप लोग इसे जो तो मतलब इकोनॉमी की बुक समझो, लेकिन नहीं, ये राजनीति की बुक थी, ठीक है। इसमें जो था जनसंख्या के साथ साथ जो है तो इसमें जो तो इकोनॉमिक और जो था फार्मिंग मतलब कृषि की भी बात की गई थी। इसी तरह जो तो मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में भी जो आईने अकबरी थी, ठीक है, उसमें भी जो तो उद्योग, जनसंख्या, धन और बहुत सी चीज़ों का वर्णन था। मैं इसमें जो उद्योग, धन ये सब लिखा गया था, लेकिन मतलब कि जिस सेंसस की बात करी है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा जनसंख्या में, मतलब कि ऋग्वेद में। फिर इधर हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और मुगल बादशाह अकबर के आईने अकबरी में भी जनसंख्या की बात की गई है। भारत की पहली जनसंख्या जो है तो मतलब 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा जो है तो कराई गई थी, ठीक है। वो भी कहाँ, ढाका में।
उस समय जो तो हमारा भारत, मतलब भारत जो तो वहाँ तक था, ढाका जो तो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो 1830 में जो हेनरी बाल्टर ने वहाँ आयोजित की थी। इस जनगणना में जो है तो लिंग, व्यापक आयु वर्ग और उनकी सुविधाओं वाले घरों के साथ जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किए गए थे। उसमें जो है तो विशेष तरह से ध्यान दिया गया था कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, कौन लोग जो है तो अपने खुशहाल घरों में रह रहे हैं, कौन नहीं रह रहे हैं। इन सबका जो है तो 1830 की जनगणना में ना विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरी जनगणना हम बात कर लेते हैं 1836 से 1837 में सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, एक सेंट फोर्ट जॉर्ज किला भी है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इनके द्वारा जो तो आयोजित की गई थी। ठीक है, अब जो तो 1830 के बाद फिर जो 1836 में हुई, फिर उसके बाद जो 1865 और 1872 में भी जनसंख्या की गणना हुई, लेकिन उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं था। ठीक है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग उसको ध्यान में नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब कि अगर आपको रखना हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है ना वो बोला जाता है गैर समकालिक। ठीक है, गैर समकालिक इसे जो तो बोला जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं 1872 का, जो लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी। मतलब इसे सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। ठीक है, शायद इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जनसंख्या की गणना की। ठीक है, भारत में पहली समकालिक जनगणना जो है तो 1881 में WC प्लॉडेन ने, भारत के जनगणना आयुक्त थे उस समय के। ठीक है, इन्होंने जो है 1881 में की। अभी जो 1865 से 1872 था वो गैर समकालिक था। ये जो 1881 की हम बात कर रहे हैं ये समकालिक है। ठीक है, और इसके जो तो जनगणना आयुक्त कौन थे, ये थे WC प्लॉडेन। इस जनगणना में न केवल पूर्ण कवरेज पर, बल्कि ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, में जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर भी जोर दिया गया। मतलब कि वही जो 1830 वाले में हम बताए थे कि लोग कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इसके साथ साथ कौन अच्छे से जी रहे हैं, कौन जो है तो गरीबी रेखा के नीचे है, कौन हाशिए पर है। ठीक है, कौन जो है तो मतलब कि जिनके पास किसी भी तरह की कनेक्टिविटी जो है उपलब्ध नहीं है। इन सब का जो होता 1872 वाली जनगणना में, मतलब सॉरी 1881 वाली जनगणना में ध्यान दिया गया था। तब से हर 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से गणना की जाती है, सॉरी जनसंख्या की जनगणना की जा रही है। ठीक है, जैसे 2011 में हुआ, अब 2021 में होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 यह नहीं हो पाया अच्छी तरह से। और जो 2011 में भी हुआ है, क्योंकि अभी भी उसके डेटा जो तो अभी भी नहीं आए हैं। सोचिए 2011 से 2021 मतलब 10 साल हो गए, अभी 2022 लग गया, लेकिन फिर भी अब दूसरी जनगणना होने वाली है, लेकिन जो 2011 में जनगणना होती उसके भी बहुत से डेटा अभी तक नहीं आए हैं। पहली बार डेटा जो ये मतलब 2021 की जनगणना की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये फर्स्ट टाइम होगा जब जनगणना किसी पेपर कागज पर नहीं, किसी फॉर्म पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप के द्वारा जो है तो होगा। ये टोटल जो है डिजिटली रूप से ये किया जा रहा है। ठीक है, जनगणना 2021-22 जो है तो पहले इसमें क्या था कि जो 2021 की जनगणना होगी उसमें सिर्फ 16 भाषाओं में उसको उपलब्ध कराना था। ठीक है, 16 भाषाओं में वो जो तो मिलती है, मतलब देखने को मिलेगी। लेकिन बाद में इसमें जो तो कुछ संशोधन हुए और ये जो है तो 16 की बजाय जो 18 भाषाओं में जो तो उपलब्ध होगी। ठीक है, अब ये भाषाएं जो तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कोड भी दिया जाएगा। ठीक है, और जो तो मतलब ये जो तीसरा ऑप्शन रहता था, जैसे कि आप लोग फॉर्म भी फिलअप करते होगे तो उसमें मेल, फीमेल एंड अदर का ऑप्शन आता था, तो इसमें अदर हटा के इसमें थर्ड सेक्स कर दिया जाएगा, तीसरा लिंग। ठीक है, तो अगर कोई मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, तो तीसरा वो चूज कर सकता है। क्योंकि 2011 में क्या हुआ था कि इसको चूज करने वाले लोग ना 5 लाख से भी ज़्यादा थे, तो सरकार ने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और इसके लिए एक अदर कैटेगरी बना दिया है। ठीक है, मतलब कि अब ये जो इस साल की जो जनसंख्या हमारे वर्तमान की मतलब 2021 की जो जनगणना होगी वो पूर्णतः डिजिटली होगी, वो भी मोबाइल ऐप के द्वारा। ऐसा मतलब 140 साल के बाद ऐसा जो तो लेखक ने लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि अब जो तो पूरा जो है डिजिटलीकरण होने वाला है। ठीक है,
अब जो 2021-22 की जो जनसंख्या की गिनती होगी, इसके आंकड़े, इसकी रिजल्ट हम सबको 2024-25 में पता चलेंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। क्योंकि अब 135 करोड़ से भी प्लस जनसंख्या जा रही है, तो उसका एक एक डेटा निकालना जो है तो इतनी आसान बात नहीं है। अब 2000, जैसे कि हम शुरू में बताए थे कि जो 2011 की जनसंख्या के जो आंकड़े थे वो अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अभी 10-11 साल हो गए, लेकिन अभी भी उसके कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। जैसे माइग्रेशन पर डेटा सेट जो तो अभी निकला था, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। अब जाति डेटा संग्रह का क्या मुद्दा है, मतलब कि जातियों का जो है तो जनसंख्या, मतलब जनसंख्या मतलब जातियों के हिसाब से, मतलब ये मुद्दा जो है तो बहुत पहले जो है तो हाल मतलब चर्चा में रहा है, और हमारे ज्ञान के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि मतलब एक इक्वेशन बन सकता है कि जनसंख्या जाति पे आधारित सही या गलत, इससे यह प्रॉफिट हो सकता है कि कौन सी जाति खतरे में है, मतलब कि कौन सी जाति जो है तो हाशिए पर है, उस पर जो है तो कनेक्टिविटी, खाना पीना आदि जो है तो अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, और कौन सी जाति जो है तो अत्यंत डेवलप्ड है। तो जो जाति जो है तो डेवलप नहीं कर रही है, जिस जो खतरे में नजर आ रही है, मतलब कि तो उस पर आरक्षण जो लगाकर उसे और ऊपर उठाया जा सकता है, ऐसा जो है तो इसका उत्तर हो सकता है। तो 2018 में गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को इसमें जो शामिल किया जाएगा 2021 की जनगणना में, मतलब कि जात के हिसाब से जो जनगणना है जिसमें सिर्फ एसटी एससी शामिल थे, उसमें जो गृह मंत्रालय ने ओबीसी को भी शामिल करने की बात की, लेकिन आरजीआई ने जो है उसे नकार दिया और सिर्फ एसटी एससी को ही इस मतलब इस छूट में जो है रखा कि हम सिर्फ एसटी एससी को ही जाति के हिसाब से मतलब इनकी गिनती करेंगे, ना कि सभी को। तो इसका जो है तो हाँ, जैसे कि मतलब इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि जैसे कि अगर हम अदर जात की बात करें तो जैसे कि यादव लोग जो है तो कहीं कहीं यादव लिखते हैं, कहीं कहीं यदुवंशी, कहीं कहीं यादव, तो इससे जो 3 कैटेगरी हो गई ना, तो इसमें जो 3 लोग जो है तो और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, तो मतलब इस तरह का जो है तो भ्रम उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक आर्थिक जनगणना जो के हिस्से के रूप में एकत्र किया गया 2011 का जाति डेटा अभी तक केंद्र द्वारा जारी नहीं किया गया है। जो 2011 में जो जाति के हिसाब से जो जनगणना हुई थी उसका क्या रिजल्ट निकल के आया वो अभी तक जो है तो पेंडिंग पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो यह रहा छोटा सा वीडियो। हाँ, लेकिन अभी इसमें कुछ पॉइंट छूट रहे हैं जिसको मैं अभी बता देता हूँ। 2011 में जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, मतलब कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, ठीक है, उसके आंकड़े भी जो तो अभी तक मतलब ठीक ठाक आंकड़े, मतलब ओरिजिनल आंकड़े जो तो अभी तक मतलब अच्छे से नहीं आए, वो भी विफल रहे, ठीक है। मतलब इस ये भी एक दोष देखने को मिला है, मतलब कि 2011 की जनसंख्या का, जिसे इस 2021 की जनसंख्या की गणना में जो तो दूर किया करने का प्रयास किया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा। मतलब कि जो पहली जो मतलब जाति आधारित जनगणना जो तो अंग्रेजों द्वारा की गई थी 1931 में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पहली जाति आधारित जनगणना मतलब 1931 में की गई थी। हमें 2021 की जनगणना की परवाह क्यों करनी चाहिए, अब ये एक प्रश्न अब जो है तो बन जाता है, ठीक है। मतलब कि 2026 में अगला परिसीमन अभ्यास समाप्त होने पर लोकसभा में राजनीतिक संतुलन बदलने वाला है। लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ने वाली हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। इससे हम ये लिंक कर सकते हैं कि मतलब कि जिस जात की जनसंख्या बहुत कम हो रही है तो उसके बारे में उसका किसी एक उम्मीदवार को खड़ा करेंगे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। लोकसभा में उसके एक उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और इससे ही वो मतलब कि अपने जाति के बारे में डेवलप मतलब विकास के बारे में कुछ नए नए प्रस्ताव रखेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं कि वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब वित्त आयोग जो है तो मतलब कि राज्यों को कुछ धन बांटेगा, ठीक है, धन बांटेगा, मतलब जिस राज्य में जनसंख्या डेवलप नहीं कर रही है, ठीक है, और उसको नियंत्रित करने के लिए मतलब कि वित्त आयोग उस राज्य को और ज्यादा फंड प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई जो तो जनसंख्या को थोड़ा सा रोको, कुछ प्रयास करो, ठीक है। कोविड-19 के बाद की अवधि में आर्थिक चक्र को फिर से शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश की बात चल रही है, ठीक है। जनसंख्या रोजना
करों को यह समझ कर निवेश को लक्षित करने में मदद करती है कि किसे लाभ कितना और किस कीमत पर मिले। ये लास्ट वाला पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि लास्टतः मतलब कि 2021 की जनसंख्या की हमें आवश्यकता क्यों है। तो इसमें ये हो गया कि मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ेंगे, तो इससे जिस जाति की जनसंख्या कम है, ठीक है, जिस जाति की मतलब जनसंख्या कम है, तो उससे एक प्रतिनिधि जो है तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में उसको खड़ा करेंगे, ठीक है, और जो है तो जिससे वो अपनी जाति के डेवलप के बारे में बोल सके। और दूसरा ये हो सकता है कि स्टेट जो है तो कुछ फंड जो प्रोवाइड कर रहा है, तो इस जनगणना के बाद वो उन राज्यों को मतलब अपनी नजरानी मतलब अपनी निगाहों में रखेगा कि इस राज्य में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो इसे जो है तो उसे कम करने के लिए उसे कुछ फंड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जिससे वो अपने राज्य की जनसंख्या को कम करे। अब इसमें फंड का क्या मतलब, फंड का मतलब ये कि कुछ जो है तो जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां हो गई आदि ईटीसी मतलब कि दवाइयां उपलब्ध कराएं, वहाँ के लोगों को जागरूक कराएं। हम दो हमारे एक, कम से कम हम दो हमारे एक, अब भारत को इसकी ज़रूरत है, हम दो हमारे एक की, ठीक है। तो इस थ्योरी मतलब इस सिद्धांत पे उनको चलाया जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा टॉपिक। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।